दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में सामान्य परिचय को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को लेकर जो जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों को पढ़ेंगे और राष्ट्रपति से संबंधित जो जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं राष्ट्रपति टॉपिक का। सबसे पहले बातचीत करते हैं, आपने नाम सुना होगा संघ सरकार। आपने नाम क्या सुना है? संघ सरकार। संघ सरकार आपने नाम सुना है, लेकिन संघ सरकार का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसके बारे में प्रश्न है कि संघ सरकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। ऐसा प्रश्न पूछे तो हमें याद होना चाहिए संघ सरकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। पिछली एक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि संघ सरकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि संघ सरकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग हमारा हो जाएगा 5। अगर अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें, ऐसे प्रश्न बना हुआ है कि संघीय सरकार का प्रावधान, संघीय सरकार का प्रावधान, संघ सरकार या संघीय सरकार का प्रावधान अगर अनुच्छेद पूछे तो किस किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक संघ सरकार के बारे में जानकारी देता है, संघीय सरकार के बारे में प्रावधान किया गया है। और यही प्रश्न पूछा गया था कि संघ सरकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया है, तो 52 से लेकर 78 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद है, उसमें संघ सरकार का प्रावधान मिलता है। अब प्रश्न ऐसे बन सकता है कि संघ सरकार में कौन कौन शामिल है, संघ सरकार में कौन कौन शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए संघ सरकार में एक तो शामिल है राष्ट्रपति, एक शामिल है उपराष्ट्रपति, एक शामिल है प्रधानमंत्री, एक शामिल है मंत्री परिषद, एक शामिल है महान्यायवादी। मतलब हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ सामान्य जानकारी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, कहीं से भी बनने की संभावना है। इसलिए एक एक बिंदु को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि संघ सरकार का प्रावधान भाग नंबर 5 में मिलता है। संघ सरकार का प्रावधान अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक मिलता है। और संघ सरकार में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल है, मंत्री परिषद शामिल है और महान्यायवादी शामिल है। तो हमने कहा कि संघ सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद व महान्यायवादी शामिल है। तो अब हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले संघ सरकार के अंतर्गत नाम आता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित जो जो प्रावधान किए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित जो जो अनुच्छेद है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति टॉपिक का। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर ही कीजिए, क्योंकि आप सभी के सहयोग आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपसे ये थोड़ा निवेदन करता हूँ। हम बातचीत करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश की, राष्ट्र का एकता व अखंडता का प्रतीक माना जाता है। देश की या राष्ट्र कहें या देश कहें कि देश की एकता अखंडता का प्रतीक कौन है? राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को लेकर जो जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेद, उनके प्रावधान सबको पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी परीक्षा हो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो शुरुआत ये करते हैं, इनके बारे में सामान्य परिचय ये था कि राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया है। सबसे पहले कहाँ जानकारी मिलती है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अगर जानकारी मिलती है तो सबसे पहले किस व्यक्ति के दिमाग में आया कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो अगर हम बातचीत करें सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के बारे में, 52 में ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इस चीज को लेकर जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52। सबसे पहले अनुच्छेद 52 जानकारी ये देता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन सबसे पहले जिस व्यक्ति के दिमाग में यह प्रश्न आया कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिमाग में सबसे पहले आया कि भारत में भी एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो संविधान सभा का सदस्य हम यहाँ लिखते हैं विस्तार से, संविधान सभा का सदस्य। और संविधान सभा का सदस्य कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति नाम की अनुशंसा की गई। सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही कहा कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति नाम के सबसे पहले जिस व्यक्ति ने अनुशंसा की वो संविधान सभा का सदस्य था और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रपति का उल्लेख अगर भारतीय संविधान में सबसे पहले है तो वो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में ये लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और भारत में राष्ट्रपति होगा। और सबसे पहले जिस व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न आया उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोई बात नहीं, इसमें दो चीज है, एक तो राष्ट्रपति को लेकर सामान्य परिचय और एक होता है अनुच्छेद के बारे में चर्चा करना। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 52 के बारे में चर्चा की, बाद में अनुच्छेद 53, 54, 55, 56, 57, इस प्रकार एक एक अनुच्छेद को लेकर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद याद हो जाएगा, प्रावधान याद हो जाएगा और राष्ट्रपति टॉपिक याद हो जाएगा, और किसी भी प्रकार से कोई भी पर्सन गलत भी नहीं होगा। तो हमने ये कहा कि अनुच्छेद 52 के बारे में चर्चा कर ली। अब अनुच्छेद 53 के बारे में चर्चा करते हैं। किसी क्रम में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 यह कहता है कि जिस प्रकार संघीय कार्यपालिका होती है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब संघ सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। अब राष्ट्रपति के नाम पे संघ सरकार के समस्त शक्तियां हैं। अब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा या अपने अधिनियम के माध्यम से करेगा। तो प्रावधान ये मिलता है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेगा या अपने अधिनियम के माध्यम से करेगा। अब मैं ये कहता हूं अनुच्छेद 53 जरूर छोटा है, लेकिन यहां से 3-4 बार प्रश्न पूछा गया और वो प्रश्न जो पूछा गया उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। और साथ में आप भी नोट कीजिए कि प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है, प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है और जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर क्या है। तो मैं ये कहता हूं कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति, अनुच्छेद 53, संघीय कार्यपालिका की शक्ति, संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। चलो कोई बात नहीं। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। और यही प्रश्न पूछा गया था कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? संघ सरकार में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, उच्चतम न्यायालय में, राष्ट्रपति में। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति। संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है वो शक्ति किस में निहित होती? संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करता है। अधीनस्थ के माध्यम से करता है।
यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके बारे में मैं आपको जानकारी करवाता हूँ। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। एक तो यह प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में। तीसरी बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है, तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करता है। मैंने कहा कि प्रावधान भी याद हो गया, अनुच्छेद भी याद हो गया और बीच के जो प्रश्न भी याद हो गया। अगर ये 3 चीजें आपको याद ही है, दुनिया का कोई भी पेपर दे देना, राष्ट्रपति को लेकर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसी क्रम में अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अगला कौन सा हो गया, 54। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के बारे में बातचीत करेंगे, इनके प्रावधान को लेकर बातचीत करेंगे कि अनुच्छेद क्या कहता है, प्रावधान क्या कहता है, और दोनों के बारे में चर्चा करेंगे तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो हम ये कहें कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रावधान हमने अनुच्छेद 52 के बारे में पढ़ा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और संविधान सभा का जो सदस्य था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने राष्ट्रपति को लेकर सबसे पहले नाम की अनुशंसा की। अनुच्छेद 53 के बारे में चर्चा की। अब इसी क्रम में अब हमारा अगला हो जाएगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 को लेकर जो जो प्रावधान किए गए हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 54 में क्या क्या जानकारी मिलती है, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 54 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद हो जाएगा 54। इस अनुच्छेद में जो जानकारी मिलती है वो जानकारी ये मिलती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल नहीं है। ये 2 चीज आपको पता होना जरूरी है कि कौन तो शामिल है और कौन शामिल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया इसमें से थोड़ा घुमा के पूछा जाता है और घुमा के पूछा जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये पता है कि कौन तो शामिल है कौन नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछे हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो हमने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में लिखा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन मंडल है उसमें कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा, क्योंकि मनोनीत सदस्यों को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। अगर मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं और मेरे द्वारा अगर मैंने किसी व्यक्ति का मनोनयन किया है तो वो व्यक्ति जीवन भर जब तक मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा वो मेरे को ही वोट देगा, या मेरे से संबंधित जो व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा होगा उसी को वोट देगा। और यही भारत में क्या है, राजनीति है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन व्यक्तियों को शामिल नहीं करना है जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब यह है कि निर्वाचन मंडल में सबसे पहले शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब पूछे कि लोकसभा के मनोनीत सदस्यों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे। मनोनीत इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति ही करता है, इसलिए मनोनीत सदस्य क्या होगा, नहीं होगा। मनोनीत लोकसभा में मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन क्या मनोनीत लेते हैं क्या, तो मनोनीत क्यों लेंगे, क्योंकि मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ये भी शामिल नहीं है। राज्यसभा में लोकसभा में अगर कोई मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। इसी क्रम में कहा जाता है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मनोनीत, यहाँ आप कहो कि साहब
राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसमें राज्य जो विधानसभा है उनके मनोनीत सदस्य क्यों शामिल नहीं होता है, क्योंकि उनका मनोनयन कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो यहाँ थोड़ी आपको अकल लगानी है कि राज्य विधानसभाओं में जो सदस्य मनोनीत होते हैं उनका मनोनयन करने का काम राज्यपाल करता है, मनोनयन करने का काम राज्यपाल करता है, और राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल ने चुना है और राज्यपाल को जिस व्यक्ति ने चुना है और वो चुनाव में खड़ा हो तो वोट किसको देगा, जिसको उसने चुना है। तो इसका मतलब हो गया नंबर 3 पे हो जाएगा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत नहीं होंगे। यही वापस यहाँ कहानी हो गई, मनोनीत नहीं होंगे। चलो कोई बात नहीं। आपको पता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो संघ शासित प्रदेश है, उनमें दिल्ली व पुडुचेरी को शामिल किया गया है। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं, कौन से, निर्वाचित या मनोनीत, निर्वाचित, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति में निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी इनके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। क्या आपको पता है कि दिल्ली व पुडुचेरी की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इनको निर्वाचन मंडल में कब शामिल किया गया था? तो अगर वो संविधान संशोधन पूछे तो आपको बताना है 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। तो आपको पता है, दिल्ली नोट लगा के यहाँ लिखना है 17वां संविधान संशोधन, और 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के कौन सा मंडल, निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। हमारा प्रश्न यह बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किए गए। अब हम अनुच्छेद 54 को लेकर चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 54 से संबंधित कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं, कौन कौन से पर्सन बनने की संभावना है और कौन कौन से पर्सन बने हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करें कि अनुच्छेद 54 में क्या प्रावधान है। पहला प्रश्न तो ये, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का। दूसरा प्रश्न कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 54। चलो कोई बात नहीं। आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो ये बन गया नंबर प्रश्न तीसरा। तो आपको यह याद रखना है आयरलैंड, ये हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। कौन सा लैंड हो जाएगा, आयरलैंड। कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, इसकी जो विधि है, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो कानून है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। प्रश्न ऐसे बना हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कौन सा, आयरलैंड। चलो कोई बात नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, तो इस चीज का प्रश्न उत्तर यह है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इन दोनों के मनोनीत सदस्य इसलिए भाग नहीं लेते कि दोनों में जो मनोनीत सदस्य हैं इनका मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसलिए इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। आपने कहा कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
इसमें भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका मनोनयन करता है राज्यपाल, और राज्यपाल का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। इसीलिए इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेने के लिए कहा गया है। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी मनोनीत को शामिल नहीं किया गया है। अब आपको याद है कि दिल्ली व पुडुचेरी जो इनको निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है, ये प्रावधान हमने 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया है। और 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। तो ये जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन सा संविधान संशोधन? 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। और ये जो निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है ये हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो यहाँ हमारा हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से आपको पता है कि आयरलैंड से एक हमने और चीज़ ग्रहण की है, वो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ 2 चीज़ हो गई, जिस 2 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और नीति निर्देशित तत्व है, ये दोनों हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। साथियों, अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद, और अगला अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 55। हम अनुच्छेद 55 के बारे में चर्चा करेंगे, उनके प्रावधान को लेकर चर्चा करेंगे, और साथ में भी प्रावधान अनुच्छेद के बारे में जो जो बातें जानकारी मिलती है इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 54 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको समझ में आना जरूरी है। आपको समझ में आना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप अभी बेरोजगार हो, और रोजगार के लिए, आपको रोजगार प्राप्ति के लिए कोई भी प्रश्न अगर मेरे पढ़ाने से अगर आपका कोई प्रश्न सही होता है तो इससे बड़ी मेरी कोई उपलब्धि नहीं है संसार में। अगर मैंने आपको पढ़ाया और उससे संबंधी कोई प्रश्न एग्जाम में आया और वो आपको सही होता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा जो गोल्ड मेडल मानता हूँ मैं, वो है मेरे लिए। तो मैं अगला अनुच्छेद के बारे में चर्चा करूँगा, जो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 में कौन कौन से प्रावधान मिलता है? इसमें मिलती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से होगा, किस विधि से होगा, राष्ट्रपति निर्वाचन में कितने प्रस्तावक होंगे, कितने अनुमोदक होंगे, जमानत राशि क्या होगी। तो हम बातचीत करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में मिलती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। तो हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है हमें अनुच्छेद 55 में। हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से, किस विधि से होता है? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन सी हो जाएगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय पद्धति। ये हमारी एक निर्वाचन पद्धति होता है, और इसमें जो मतदान किया जाता है इसमें मतदान गुप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय पद्धति से इनका निर्वाचन होता है, और ये जो निर्वाचन होता है, जो ये मतदान होता है, ये गुप्त होता है। आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्यों ने भाग लिया है, आपको पता है कि कौन कौन लेता है। इनको कभी पूछना कि जब वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट दे के आते हैं तो ये बताते नहीं कि मैंने वोट किसको दिया है, क्योंकि जो मतदान होता है वो क्या होता है? गुप्त होता है। बताया नहीं जाता है कि हमने किस व्यक्ति को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हमने अपना मतदान दिया है। आपको पूछे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है, तो उस व्यक्ति के पास में कम से कम जो उस निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य अपने पास होने चाहिए। तो कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ता है उसके पास में 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही
अनुमोदक होनी चाहिए। और आपको पता है कि 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। आप नकद दे सकते हो, आप कैश दे सकते हो, आप एक चेक के माध्यम से दे सकते हो। अनुमोदक प्रस्ताव कौन होते हैं? अनुमोदक और प्रस्ताव वो होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के सदस्य होते हैं। उनके पास में अगर 50 विधायक हैं, 50 सांसद हैं, या उनके पास में 50 राज्यसभा के सदस्य हैं, 50 लोकसभा के सदस्य हैं, कोई भी हो, जैसे 10-15 विधायक हो गए, 10-15 सांसद हो गए, ऐसे अगर एक व्यक्ति के पास में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होते हैं तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ये नहीं कि मन मर्जी आए वो व्यक्ति लड़ सकता है। उसके पास में 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपये की एक जमानत राशि जमा होती है। जमानत राशि 15,000 कोई भी दे सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास में 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होनी जरूरी है, तभी वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। हमने कहा कि हम अनुच्छेद 55 के बारे में बातचीत कर रहे हैं और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में जानकारी देता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है और इसमें जो मतदान होता है वो गुप्त होता है। और एक राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 15,000 रुपये की जमानत राशि आवश्यक है। ये हमारा साथियों अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 को लेकर बातचीत हुई। अब अगली क्लास में हम अनुच्छेद जो आगे के जो शेष रहे अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे, उनके अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, उनके प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ही आप लाइक व कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये आपको क्लास कैसी लगी, क्या मैं जो प्रयास कर रहा हूँ सकारात्मक है या नहीं है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बिसन चारण। जय भारत माता। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत माता।